नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं किरण भारद्वाज। किसी अज्ञात शायर का एक शेर है, वो ये कहते हैं, कश्ती का जिम्मेदार फकत ना खुदा नहीं, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। यानी जिंदगी है तो उसे जीने का तरीका भी, सलीका भी आना चाहिए। अब देखिए होता क्या है, शारीरिक स्वास्थ्य पर किस तरह से बात होती है। अगर हम कभी किसी को कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द है, जुकाम है या बुखार है, तो हमारे आसपास कितने लोग तरह तरह के हमें नुस्खे बताने लगते हैं। और अगर किसी को कहिए कि आज मैं बहुत उदास हूँ, परेशान हूँ, तो अक्सर लोग कहते हैं यार रोने की आदत छोड़ दो। और अक्सर होता यही है ज़िंदगी में, जब भी मानसिक समस्याओं की बात आती है उसको लेकर हमारी उदासीनता भी है और उसकी उपेक्षा भी बहुत होती है। दुनिया भर में आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 20% बच्चे और किशोर मानसिक रोगों या मानसिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। मानसिक रोगी अगर है कोई तो उसके साथ दुनिया भर में भेदभाव भी किया जाता है और मानसिक रोग को बहुत से लोग एक कलंक के तौर पर भी मानते हैं। मानसिक रोगों के इलाज के लिए भी ध्यान और धन दुनिया भर में सबसे कम दिया जाता है। पिछले दिनों यानी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी जागरूकता अभी भी बहुत कम है। आज टोटल हेल्थ में हम इसी जागरूकता को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बात की जाए मानसिक रोग से संबंधित आंकड़ों की, तो वो ये बताते हैं कि भारतीय जनसंख्या की अगर बात करें तो तकरीबन 10% को इससे ग्रस्त होने की संभावना है या फिर वो लोग इससे ग्रस्त हैं। वहीं अगर बुजुर्गों में बढ़ती उम्र के लोगों में बात की जाए तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसकी संभावना 15 से 20% तक हो जाती है। अगर आंकड़ों की बात करें तो वो ये भी बताते हैं कि जिन लोगों को इलाज मिलना चाहिए, यानी जो कुल रोगी मानसिक रोग से ग्रस्त हैं, उसमें से हर 4 में से सिर्फ 1 रोगी को ही इलाज मिल पाता है। इसके बारे में ये समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। भले ही बात हो हिचकिचाहट की, जागरूकता की कमी, या फिर ये सोचना कि अगर किसी साइकेट्रिस्ट के पास चले गए या फिर मानसिक रोग का इलाज लेने गए तो लोग क्या कहेंगे, किस तरह से समाज में उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। बहुत से ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें जब ये पता चला कि कोई व्यक्ति मानसिक रोग का इलाज ले रहा है तो उसकी नौकरी चली गई या फिर परिवार में डिवोर्स लेने तक की नौबत आ गई। किस तरह से ये जो सोच है इसे बदला जा सकता है और कैसे संभव हो सकता है किसी मानसिक रोगी के लिए सम्मान के साथ जीवन जीना, ये हम आज विशेषज्ञों से समझने वाले हैं। और आइए ये समझते हैं कि मानसिक रोग किस तरह से होते हैं, कैसे प्रभावित कर सकते हैं और दरअसल मानसिक स्वास्थ्य का महत्व क्या है। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए जरूरी है। आज लगभग सभी उम्र के लोगों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं। बच्चे, किशोर, युवा या वृद्ध, कोई भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कोई मानसिक समस्या होने पर क्या करें और उसकी पहचान कैसे हो, इसके विषय में जानकारी नहीं है। यही कारण है कि मानसिक समस्या या रोग होने पर उसकी पहचान नहीं हो पाती, जिससे स्थिति बिगड़ने लगती है और गंभीर परिणाम सामने आते हैं। आजकल की जिंदगी में मानसिक स्वास्थ्य बरकरार कैसे रखा जाए, ये एक बड़ा प्रश्न है। आपस में बातचीत न हो पाना और संचार में कमी, ऐसे में मानसिक समस्या उत्पन्न हो जाना लाजमी है। और अगर समस्या उत्पन्न हो जाए तो उसकी पहचान न हो पाना या विशेषज्ञ के पास ये सोच कर न जाना कि लोग क्या कहेंगे। खुद को हेल्थ कॉन्शियस समझने वालों के लिए स्वास्थ्य सिर्फ वजन कम करने, डाइटिंग या एक्सरसाइज करने तक ही सीमित है। लेकिन पूर्ण स्वास्थ्य के लिए सिर्फ इतना करना पर्याप्त नहीं है। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से देखभाल की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम जानें कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, इसका महत्व क्या है। जिंदगी के उतार चढ़ाव और कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए मानसिक स्वास्थ्य को बरकरार कैसे रखा जाए। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। एक शायर कहते हैं, कौन बिजली की धमकियां सहता,
आशियां खुद जला लिया हमने। मनोरोगियों की अगर हम बात करते हैं तो ये भी हम जानते हैं कि दुनिया भर में उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। दूसरी तरफ ये भी हम जानते हैं कि युद्ध और आपदा मनोस्थिति, मनोदशा पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और दुनिया भर में मनोचिकित्सकों और मनोवैज्ञानिकों की बहुत कमी है। लेकिन जागरूकता तो फैलाई जा सकती है। कैसे? आज विशेषज्ञों से स्वयं पूछते हैं। क्योंकि जब भी बात आती है किसी भी मनोरोग की तो इसकी शुरुआत डिप्रेशन से लेकर स्किज़ोफ्रेनिया तक की बीमारियां इसमें शामिल होती हैं। तो वो फाइन लाइन कहाँ खींचनी होगी कि कौन सा रोग कितना गंभीर है, किस तरह से पेशेंट को ट्रीट किया जाए, ऐसी बहुत सी बातें हैं समझने के लिए। और किस तरह से किया जा सकता है मनोरोग के बारे में जानकारी और जागरूकता का प्रयास, और किस तरह से समझें कि कोई भी मनोरोग होना कोई बहुत कलंक की बात नहीं है, बल्कि इसे बेहतर ढंग से डील किया जा सकता है और शायद उस व्यक्ति को सम्मान के साथ जीवन जीना संभव हो सकता है। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं डॉक्टर निमेश देसाई, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज से। डॉक्टर राजेश सागर, प्रोफेसर साइकेट्री, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर विभा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड अलाइड साइंसेज। आप सभी का स्वागत है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर निमेश देसाई, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, बहुत से लोग जब भी मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो अक्सर लोगों का ये कहना है कि जो हंसता रहता है, जो खुश है, तो मानसिक स्वास्थ्य दरअसल कोई क्या समझे? खुशहाली और संतुलित मानस जाहिर है एक बहुत बड़ा प्रमाण है मानसिक स्वास्थ्य का, इसमें तो कोई शक नहीं है जो आपने बात कही। लेकिन एक मानसिक बीमारी ऐसी भी होती है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा खुश रहे, जैसे उदासीनता ज़्यादा हो वैसे खुशहाली बहुत ज़्यादा हो तो वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। पते की बात यह है कि कोई भी स्वाभाविक विचार या भावना जो हम सब में हो सकती है, वो उसका अगर अतिरेक हो जाए या वो लंबे अरसे तक चल जाए तो उसको मानसिक बीमारी के रूप में देखा जा सकता है या समझा जा सकता है। दूसरी पते की बात जनता तक पहुंचाने की ये है कि 200-300 साल पहले तक मानव समाज पूरे तरह से सिर्फ जिनको बहुत गंभीर मानसिक बीमारी होती थी, स्किज़ोफ्रेनिया जैसी, उनको पागलपन का खिताब देकर सिर्फ मानसिक रोगों के अस्पतालों में अलग कर देते थे। पिछले 150-200 साल में और खासकर पिछले 50 साल में मानसिक रोगों के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में और जैसे आप दोनों ने कहा उन व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बहुत ज्यादा फैल गई है, विज्ञान का विकास हो गया है जी। तो साइकेट्री और मेंटल हेल्थ एक यंग साइंस है लेकिन बहुत प्रगतिशील है और काफी विकास हो चुका है। मानसिक बीमारियों को मानसिक अस्वस्थता से अलग समझा जाए। मानसिक अस्वस्थता शायद कोई असंतुलन हम में से किसी को भी थोड़े समय के लिए हो सकता है, उसमें भी तवज्जो दी जाए, ध्यान दिया जाए। लेकिन जो डिफाइंड वेल डिलिनिएटेड मानसिक बीमारियां हैं उनको समझना आवश्यक है जी। डॉक्टर सागर, जब बात करते हैं मानसिक रोग की तो हालांकि सबको लगता है कि क्यों विशेषज्ञ के पास जाना, और इसके पास बहुत सारे स्टिग्मा या फिर हिचकिचाहट भी जुड़ी हुई है। आपको क्या लगता है विशेषज्ञ के तौर पे क्यों ज़रूरी या गंभीरता हो जाती है जब मानसिक रोग की बात करते हैं? नहीं, बहुत सही कहा। जैसे स्वास्थ्य की जैसे परिभाषा अगर हम देते हैं तो उसमें मानसिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर मेंटल हेल्थ कॉम्पोनेंट, और अक्सर इसको इग्नोर करते हैं। और ये भी मानना बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है फिज़िकल हेल्थ में भी ओवरऑल, और इसके परिणाम बहुत ख़राब हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी भी है, मेडिकल इलनेस भी है और मानसिक बीमारी भी है, तो उसका जो प्रभाव है उसकी इलाज पे होता है, उसके आउटकम पे होता है। तो कहने का मतलब है वो एक फ़िज़िकल इलनेस में भी उसका अफेक्ट होता है। दूसरा एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि जो मानसिक बीमारी है वो एक जो उसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे परिवार पे होता है, जबकि एक फिजिकल बीमारी जैसे मान लीजिए मुझे एक पेट का दर्द है, अगर मुझे ऑपरेशन के लिए जाना है तो वो सिर्फ व्यक्ति की बीमारी है।
जबकि मानसिक बीमारी एक पूरे परिवार उसको उसका ध्यान रखना है, उसे लगता है वो घर से बाहर नहीं जा सकता, उसको लगता है कि ये मेरा बहुत बड़ा बर्डन है ये, और ये काफ़ी सारे जो अक्सर कहते हैं केयर गिवर बर्डन, और ये ज़्यादातर मानसिक बीमारियों के साथ मिला हुआ है। तो कहने का मतलब है कि मानसिक बीमारियां का जो इम्पैक्ट है ना कि व्यक्ति, पूरे फैमिली और पूरे समाज पे होता है, और इवन एक नेशन पे भी होता है। जो आउटपुट है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो एफिशिएंसी है, इवन जो एम्प्लॉयर्स हैं उसमें भी है। तो मतलब इसका जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि जो इसके जो प्रोफेशनल्स हैं वो कम हैं, और इसके साथ भ्रांतियां भी बहुत जुड़ी हुई हैं। तो जो एक तो आपने देखा, जैसे बताया कि 10% है, तो वो नंबर भी ज़्यादा है, और दूसरा जो प्रोफेशनल हैं वो कम हैं, और एक जो बहुत बड़ा जो गैप, हम ट्रीटमेंट गैप कहते हैं, कहने का मतलब वो 10 में से सिर्फ एक व्यक्ति जो है अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करा सकता है। तो कहने का मतलब 90% लोग ऐसे हैं जो इसका प्रॉपर इलाज नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि एक तो व्यक्ति कम है, जो प्रोफेशनल कम है, और दूसरा उसके साथ स्टिग्मा, उसके साथ बहुत भेदभाव और एक कलंक, और ये सारी जो चीज़ें हैं जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसका सही वक्त पर सही ट्रीटमेंट हो तो ये पूरी तरह से नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं, और जो बर्डन है, जो डिस्ट्रेस है, वो काफ़ी हद तक कम हो सकता है उसको। बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ये तो मानते हैं कि हमारा शरीर बीमार होता है, लेकिन हमारा मन, हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा सकता है। ये भला हम में से कितने लोग सोचते हैं। फिलहाल अल्तमश अली हैं बिहार से टेलीफोन लाइन पर। अल्तमश अली साहब, आपका बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आप? मुझे ये जानकारी चाहिए कि मैं 10 वर्षों से लगातार डिप्रेशन में हूँ। अच्छा। और जब मैं पढ़ता हूँ तो मैं और डिप्रेस हो जाता हूँ, मुझे डिप्रेशन हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे चला जाता है जी। और मैं डिप्रेशन के कारण मैं चाय या कॉफी नहीं पी सकता हूँ, जिससे मेरा एंग्जाइटी और बढ़ जाता है, और मुझे बहुत ज्यादा पेशाब होने लगता है और टेंशन होने लगता है कि जैसे कि मैं मर जाऊंगा, चाहे मुझे बहुत बीमारी हो गई है, चाहे मुझे तरह तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। कॉन्फिडेंस मेरा बहुत नीचे हो गया है, बहुत लो हो गया है। ठीक है। जिससे मुझे लगता है कि मैं एक नॉर्मल बिहेव नहीं कर पा रहा हूँ। और अल्तमश, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 35 है। कितनी? और मैं पेशे से टीचर हूँ, मुझे पढ़ना ही पढ़ाना काम है, इसलिए मुझे किताब पढ़ाते रहना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि मैं जब ट्रेवलिंग करता हूँ तो और डिप्रेशन बढ़ जाता है। ये मेरा इलाज भी चल रहा है बनारस से। अल्तमश अली साहब, डॉक्टर निमेश देसाई ये पूछ रहे हैं, क्या आपने अभी तक कहीं किसी डॉक्टर को, विशेषज्ञ को दिखाया, दवाई ली आपने? हाँ, लगातार 2 साल से मैं दवा ले रहा हूँ। बनारस से डॉक्टर है, डॉक्टर गजेंद्र सिंह, मैं उनसे लगातार कांटेक्ट में हूँ और दवा मैं 2 साल से खा रहा हूँ। कितने साल से? 2 साल से? 2 साल से। अच्छा, तो अब 2 साल से जो आपने दवा खाई है, आपको कुछ फर्क महसूस हुआ? हाँ, कुछ फर्क महसूस हो रहा है, लेकिन फिर भी डिप्रेशन जा नहीं पा रहा है। जा नहीं पा रहा। डॉक्टर निमेश देसाई आपकी समस्या के बारे में कुछ बता रहे हैं। एक तो सबसे पहले अल्तमश अली को मुबारकबाद ये दी जाए कि इन्होंने टेलीविज़न पे आके अपनी बीमारी की बात की। बहुत हौसला, बहुत हिम्मत चाहिए, और मैं दाद देता हूँ इनकी कि अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ के बारे में इन्होंने निखालसता से बात की। और जो हमने सवाल पूछा, कम से कम ये चाहे लेट ही सही, हमने जैसे शुरू में बात की, बहुत समय बीत जाता है व्यक्ति इलाज तक पहुँचे उससे पहले। 2 साल से कम इलाज करवा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। थोड़ा आराम हुआ है, मुझे यकीन है अच्छे से इलाज हो तो बहुत ज़्यादा आराम पूरी तरह हो सकता है, आराम इनको मिले। जाहिर है, जैसे कह रहे थे, कुछ बारीकियां ऐसी होती हैं रोजाना जीवन की, डिप्रेशन जैसी बीमारी से जुड़ जाती हैं, उनकी बारीकियों की बात हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इनको और बहुत सारे डिप्रेशन के और बाकी मरीजों को, जैसे डॉक्टर राजेश सागर ने कहा, हम सबसे बड़ा पॉजिटिव मैसेज ये देना चाहेंगे आज के एपिसोड में कि 99 बशर्ते मुझे लगता है 100% मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है, न सिर्फ इन एक भाई साहब का, लेकिन सबका। जी डॉक्टर विभा शर्मा, ये जो बात सामने आई है कि तकरीबन ये कहा जाए कि 99% मानसिक रोगों का इलाज संभव है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई व्यक्ति को ये कहा जाता है कि आप विशेषज्ञ को दिखा लीजिए, हिचकिचाहट रहती है। वहीं जैसा डॉक्टर राजेश सागर कह रहे थे कि जो मानसिक रोगी है, अगर रोग होता है तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद सेंसिटिविटी न होना या फिर उसको लेकर कहीं ना कहीं एक स्टिग्मा रखना, कहाँ तक सही है, क्या कारण मानती हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इलाज पूरी तरह संभव है। जैसे कि नई हमारे पास जो दवाइयाँ आई हैं और नए इलाज के तरीके साइकेट्री में भी और साइकोलॉजी में भी जो नई थेरेपीज़ हैं, उनसे काफ़ी हद तक मानसिक बीमारियों का इलाज संभव है। लेकिन समस्या यह है कि हमारे समाज में जो सदियों से चला आ रहा है कि किसी भी मानसिक बीमारी को हम बड़ी आसानी से एक पागलपन का नाम दे देते हैं, घर से और समाज से उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है कि शायद अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति को मानसिक परेशानी है तो हम उसे छुपा के रखें, अंदर रखें, लोगों से ना मिलवाएं, इससे शायद हमारी बदनामी होगी, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। मुझे लगता है कि अगर हम अपने जीवन से एक ये वाक्य निकाल दें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे या हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे, तो हमारी वैसे ही काफ़ी समस्याएं सुलझ जाएंगी। जैसे कि अगर हमें कोई और बीमारी होती है, हम फट से डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारे परिवार के या समाज के बाकी लोग भी हमको काफ़ी सपोर्ट देते हैं, पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है ना, मिजाज पुरसी के लिए आते हैं, फल लेके आते हैं, फूल लेके आते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि मानसिक बीमारियों में ऐसा नहीं होता। लोग ना तो बताते हैं रिश्तेदारों को, दोस्तों को, पड़ोसियों को, और उसको बल्कि छुपा के रखना चाहते हैं। क्योंकि डॉक्टर विभा, ऐसे मामले आए जिसके अंदर बताया गया कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो किसी व्यक्ति की नौकरी चली गई या फिर जो स्पाउस है उसने डिवोर्स की मांग की। इसीलिए बहुत ज़रूरी है समाज में जागरूकता का लाना। और मैं समझती हूँ कि ये हम प्रोफेशनल्स का तो काम है ही, लेकिन हम प्रोफेशनल्स से ज़्यादा कहीं फैमिलीज़ का और सोसाइटी का भी काम है कि वो इन लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करें। ऐसे ही देखें जैसे कि बाकी सारे लोग हैं, जैसे कि कोई भी और बीमारी हो सकती है, वैसे ही किसी को भी मानसिक परेशानी उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो सकती है। तो अगर हम बाकी बीमारियों को एक्सेप्ट करते हैं तो इसको भी एक्सेप्ट करने में कोई हिचकिचाहट ना हो। उन लोगों को भी उतने ही सम्मान से जीने का अधिकार है जितना कि बाकी किसी को, हमको और आपको। इन बातों को सुनकर लगता है कि हम अब भी अपनी सोच में कितना पीछे हैं और कितना कुछ किया जाना बाकी है। डॉक्टर राजेश सागर, ये बात जो अब आ गई है भेदभाव करने की या मानसिक रोगी को कलंकित करने की, ये जो तमाम बातें हैं, इसके अलावा एक और इसमें बात ये रहती है कि अक्सर कुछ घरों में ऐसी भी खबरें आती हैं कि जहाँ कोई मानसिक रोगी है तो उसे जंजीरों में बांध दिया, कमरे में बंद कर दिया, ज़रा सी कोई बात हुई तो उसकी पिटाई कर दी। अमूमन लोग ये समझते हैं कि इसको कोई मानसिक रोग है तो ये हमेशा हिंसात्मक होगा। ये कितना गलत है और इससे और क्या नुकसान होता है? नहीं, बिल्कुल सही कहा संजीव जी आपने कि जैसा ये देखा गया है कि मानसिक रोगी के बारे में बहुत बड़ी भ्रम और भ्रांतियां हैं। उनमें से एक सबसे बड़ी ये है कि मानसिक रोगी जो है वो एक एग्रेसिव हो सकता है और एक क्रिमिनल टेंडेंसी का हो सकता है और बहुत सारी उसके साथ ये लगाया जाता है। ये मानते हैं कि ये पता नहीं कब क्या कर पता नहीं क्या अनप्रेडिक्टेबल है और हो सकता है कुछ व्यक्ति में हो, लेकिन ज्यादातर मैं कहूंगा उल्टा है, बल्कि वो ज्यादा पीड़ित, वो विक्टिम है एग्रेशन के, सोसाइटी के। कहने का मतलब है कि हम ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति जो एग्रेसिव होगा वो औरों को मारपीट करेगा, या लेकिन हम कहते हैं उल्टा है, क्योंकि वो व्यक्ति ज्यादा उसके पीड़ित हैं, वो विक्टिम है उसके, क्योंकि उनको ज्यादा पीटा जाता है, उनके साथ बहुत अन्याय होता है, उनके जो मानव अधिकार की जो बात की जाती है वो यही है। और ये जो सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए जो एग्रेशन है हमारे सोसाइटी पर उनके पर ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके साथ भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, एक ये है कि क्योंकि उनकी एक आवाज़ नहीं होती, दे आर नॉट एडवोकेट फॉर देयर ओन प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनसे यह है कि उनकी बातों को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, ना परिवार में या कहीं भी, जैसा पहले चर्चा कर चुके हैं कि बजट भी कम होता है, उस पर ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, और उसके बहुत सारे कारण हैं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इवन अवर इन डॉक्टर कम्युनिटी ऑल्सो इसके बारे में ये है कि अगर कोई मानसिक रोगी है तो ये है कि नहीं ठीक है, उसको एकदम रेफर कर दें, इससे दूर रहें, मतलब बहुत सारी चीज़ें, उसके भी कारण है क्योंकि हमारा जो कोर्स होता है करिकुलम में वो बहुत कम होता है, बहुत सारी बातें हैं, उस पर अलग से चर्चा हो सकती है। तो कहने का मतलब है इसका एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये बातें चौंका रही हैं राजेश सागर हमें, और भी बहुत बातें हैं, क्योंकि एक जो हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसको मेडिकल प्रॉब्लम, फिजिकल इलनेस है, वो अपनी बात कह सकता है जी।
वो कह सकता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे प्रॉब्लम है। लेकिन एक जो हम शब्द यूज़ करते हैं, जो अक्सर जो हमारी जो कुछ जैसे जो सीवियर बीमारी है, जो लैक ऑफ इंसाइट, कहने का मतलब कि उसको नहीं मालूम होता कि वो व्यक्ति बीमार है, और वो बल्कि आप उसको कहेंगे कि वो तो कहता है कि मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास, वो कहेगा नहीं मेरे घर वालों को जाना चाहिए डॉक्टर के पास। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसकी वजह से ये सब जो बातें हैं जो उनके सम्मान की या डिग्निटी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे उनको चेनों से बांध दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, समाज से अलग कर दिया जाता है, और क्योंकि वो सब सोच है, जो पुरानी सोच है, वो स्टीरियोटाइप सोच है, उसी के तहत ये सब होता है। जबकि हमें सोचना चाहिए कि ये जो स्टिग्मा दूर हो सकता है अगर उसको हम सही वक्त पे उसको समझें, इलाज कराएं। देखिए कुछ वक्त तक पहले जो है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस का भी बहुत बड़ा स्टिग्मा था, आप देखिए कुछ साल पे बहुत, लेकिन क्यों ठीक हो, मतलब अब आप देखिए कि ट्यूबरक्लोसिस के बारे में इतना स्टिग्मा नहीं है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है, लोग जाते हैं, चर्चा भी करते हैं, बातचीत करते हैं, तो देखिए कुछ सालों कम हुआ है। उसी तरह से हमें लगता है, हमारी सोच अगर ऑप्टिमिस्टिक है, तो आने वाले वक्त में अगर इसका ट्रीटमेंट हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो, लोग आकर इसके बारे में चर्चा करें, अवेयरनेस हो, तो काफ़ी हद तक स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कलंक, ये सब कम हो सकता है। जी, और जो मानसिक रोगी है उसकी बात कैसे समझी जाए, किस तरह से पहचान की जाए उसके लक्षणों की, ये भी जानेंगे। उससे पहले राज नारायण जी हैं फोन लाइन पर दिल्ली से। राज साहब स्वागत आपका, सवाल पूछें। में कोई सामान होती है जो कहीं पे ले जानी होती है, रूम पे कोई सामान होती है, तो वो जाने के टाइम में मैं भूल जाता हूँ, जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है तब मुझे याद आती है कि वो सामान मैं भूल गया। जी, आपकी उम्र कितनी है राज साहब? हो सकता है। आपकी उम्र कितनी है? 20 ईयर। 20 साल जी, 20 ईयर्स है जी, 20 ईयर्स। डॉक्टर राजेश सागर, इनकी समस्या ये है कि जब भी कोई सामान ले जाना हो, जो लेकर जाना है, उसको लास्ट मिनट पर भूल जाते हैं, भूलने की आदत है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मतलब जैसे यही बताया, लेकिन कई सारे वजह हो सकती हैं। अगर सामान भूल जाते हैं तो हो सकता है कुछ एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, उनको पूरे असेसमेंट की ज़रूरत है। और क्योंकि क्या होता है कि अक्सर कोई व्यक्ति बहुत घबराहट में है तो भी ऐसा भूल सकता है। लेकिन भूलने का मतलब, ये जरूर हम संदेश देना चाहें, भूलने का मतलब ये नहीं कि उसको डिमेंशिया हो गया या उसको ब्रेन की बहुत बड़ी बीमारी हो गई, या ऐसा नहीं होता है। और ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं मैं तो भूलने लगा और मुझे हो सकता है डिमेंशिया हो, बहुत बड़ी बीमारी हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक एंजाइटी हो या कहीं प्रीऑक्यूपेशन हो या कहीं कोई और समस्या हो, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि क्योंकि बाकी लक्षण उनके कैसे हैं, नींद वगैरह कैसी आती है, सब देखकर और सोचें कि अपना असेसमेंट कराकर, और हो सकता है दवा की भी ज़रूरत ना हो, और अपना असेसमेंट कराकर इसके बारे में और अगर जानकारी मिले तो पूरा ट्रीटमेंट हो सकता है। डॉक्टर राजेश सागर, बार बार ये बात आती रही कि मानसिक रोगी, मानसिक स्वास्थ्य, एक बात थोड़ा सा हम चाहेंगे आप स्पष्ट कर दें कि मानसिक रोग क्या है और मानसिक समस्या क्या है। समस्या और रोग को ज़रा हम थोड़ा सा फर्क कर लेते हैं। नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रोग जो है किसी के लक्षण है। अब जैसे उदाहरण के तौर पे कि मैं कहीं इंटरव्यू में गया हूँ, मुझे घबराहट हो रही है जी, और मैं जाके अपना इंटरव्यू दिया और मैं सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो उसको घबराहट हुई। अब उसका मतलब ये नहीं है कि उसको रोग भी था। जी, यही सवाल गौरव गोयल ने ईमेल के जरिए भी पूछा है कि उनको एंजाइटी होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, रात को नींद खुल जाती है, इंटरव्यू कैसे फेस करूंगा, इम्तिहान कैसे दूंगा, वगैरह वगैरह। अच्छा, बिल्कुल टेलीपैथी हो गया जी। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि देखिए, ये मानना बहुत ज़रूरी है, जो मानसिक समस्याएं हैं वो ऐसी नहीं हैं जैसे फिजिकल इलनेस में। बार बार उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि अक्सर लोगों को उसका एग्जांपल ज़्यादा अच्छा, जैसे डायबिटीज़ है, उनका लेवल आया और उन्होंने डायग्नोज कर लिया। ट्यूबरक्लोसिस, उनको चेस्ट एक्सरे कराया और पता लग गया, है ना, वो बड़ा क्लियर है उसमें, मतलब आइदर है या नहीं है जी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ लक्षण हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे घबराहट हुई, या इवन मेरे साथ कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए तो मैं उदास भी हो जाऊंगा, या नींद भी कुछ कम हो सकती है। तो ये सब का मतलब ये नहीं, ये सब समस्याएं हैं, मगर ये नहीं है कि ये रोगी हैं। अब वो लाइन है, वो कहाँ पे है रोगी और समस्या में, वो है जहाँ पे ये सिम्टम बहुत सीवियर हो जाएं,
जहाँ पे जो मुख्यतः जो डिस्ट्रेस है, जो पर्सनल मुझे लगे कि मैं अब इसकी वजह से मैं ऑफिस में जाना, काम करना बंद कर दिया, अब मैं काम नहीं करता, उसका जो डिसफंक्शन है वो काम नहीं कर सकता, लोगों से मिलना उसने बंद कर दिया है, या उसकी नींद खराब हो जाए या भूख कम लगे, तो ये सब जब चीज़ें लगने लगे, जो उसका जो फंक्शनिंग है जो खराब होने लगे, तब वो एक लगता है कि वो एक समस्या जो है अब रोग में तब्दील हो रही है, और वो एक पॉइंट है जहां पर वो कंसल्टेशन कर सकता है। क्योंकि कुछ चीजें हो सकती हैं लेकिन वो लाइन समझना जरूरी है, जहां पे एक पर्सनल डिस्ट्रेस आएगा, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंतजार ना करें, डिसफंक्शन जैसे सुसाइडल थॉट्स हुए, या जहां पे खुद जान का आपका खतरा है, या आपके डे टू डे लाइफ में वो हैम्पर कर रही हैं, तब उसे कंसल्ट करना चाहिए। तो वो एक डॉक्टर देसाई, ये जो तमाम लक्षण डॉक्टर सागर ने बताए हैं, इसमें एक तो हुए कि एक्सट्रीम थॉट्स हुए जिसमें पता चल गया तुरंत जाना है, लेकिन जब इन लक्षणों की शुरुआत होती है तो अक्सर सभी को ये लगता है कि शायद कुछ स्ट्रेस है, कुछ दिनों में ठीक होगा तो स्थिति संभल जाएगी। कितने समय तक इंतज़ार किया जाए, क्योंकि वो जो अगेन द फाइन लाइन, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि आज हुआ तो आपको कल चला जाना चाहिए। यही थोड़ी सी विडंबना है समाज के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। जैसे हम सब बात कर रहे हैं और हमने शुरू में बात की, कोई भी आम मानसिक अनुभव बीमारी के रूप में या सिम्टम के रूप में समझा जा सकता है। और जैसे आपने कही, मुझे 2 दिन अगर थोड़ी ग्लानि लगे, मायूसी लगे, तो क्या मैं साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाऊं? हम लोग, मुझे लगता है, ये मानते हैं और समाज को ये कहना चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई अनुभव हो तो सतर्क रहें, अपने दोस्तों से, परिवार से बात करें। जैसे डॉक्टर राजेश सागर ने कहा, अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर लाइफ थ्रेटनिंग हो, या 1-2 हफ्ते से ज़्यादा कोई अनुभव खुद को या परिवार को डिस्टर्ब करता हुआ पाया जाए तो जरूर कंसल्टेशन की जाए। एक मुद्दा इसमें और बनता है कि पर्सनालिटीज वेरी करेंगी, तो हम सबकी पर्सनालिटीज, हमारे हालात, जैसे डॉक्टर राजेश सागर कह रहे थे, शारीरिक स्वास्थ्य की तरह कोई मापदंड तो है नहीं ठोस, तो सामाजिक हालात, आर्थिक परिस्थिति, मेरी पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी, ये सब इंटरप्ले करते हुए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मानसिक रोगों का निदान। लेकिन अच्छी बात यह भी है, जो हम जनता तक पहुंचाना चाहेंगे, कि जो 50-100 साल पहले स्थिति थी मानसिक रोगों के विज्ञान की, वो आज बहुत बेहतर है। वैज्ञानिक रूप से अगेन 90-95% एक्यूरेसी से मानसिक रोगों को पहचाना जा सकता है जी। और फर्क ये करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, जो हम लोग अभी तक शायद बात नहीं कर पाए, आम जनता के लिए, जो पुराने वक्त में, अब हम इस शब्द को और इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल यूज नहीं करना चाहें, लेकिन चूंकि हमारे श्रोता और हमारे ऑडियंस उनको समझ सके, जिनको पागलपन कहा जाता था, गंभीर मानसिक बीमारियां हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पैरानॉइड डिसऑर्डर्स हो गए, जहां जैसे पहले डॉक्टर सागर कह रहे थे, व्यक्ति को यह एहसास नहीं है कि मुझे तकलीफ है, साइकोसिस भी कहते थे अंग्रेजी में, उनको अब कहा जाता है गंभीर मानसिक बीमारियां। इनकी तादाद रहती है 2 से 3% किसी भी समाज में, किसी भी वक्त में, और इसका मोटा कारण यह है कि अनुवांशिक है, जेनेटिक है, बायोलॉजिकल, तो इसकी तादाद बदलेगी नहीं मोटे तौर पे। जो दूसरी बीमारियां हैं जिनको आम मानसिक बीमारियां कहा जाता है, पहले कहते थे न्यूरोसिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया, ऑब्सेशन, ये वाली जो बीमारियां हैं, ये समाज और समय के साथ और संस्कृति के साथ बदलती रहेंगी। भारतवर्ष में इनकी तादाद मानी जा सकती है 6 से 8%, तो दोनों मिलकर, जैसे आपने शुरू में कहा, 10% लोगों को मानसिक बीमार समझा जाए। और इनका जो इलाज है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल और सोशल मेथड से भी होगा, दवाइयों के साथ। इनके साथ साथ मनोचिकित्सा में शराब और बाकी नशीले पदार्थों का इलाज, बच्चों की और किशोरों की जो भावनात्मक समस्याएं, उनका इलाज, बुजुर्गों की जो मानसिक तकलीफ है, उनका इलाज। तो साइकियाट्री और मेंटल हेल्थ का परिप्रेक्ष्य बहुत बढ़ गया है, विज्ञान का विकास हो गया है, कानूनी सोच बदल गई है, लेकिन सामाजिक सोच थोड़ी धीरे धीरे बदल रही है जी। उसमें वक्त लग रहा है। हाँ। और फिलहाल हमारे एक दर्शक हैं, हरीश हैं, हरियाणा से, टेलीफोन लाइन पर। हरीश जी, आपका स्वागत, पूछें सवाल। हाँ, नमस्कार डॉक्टर। नमस्कार हरीश जी, सवाल पूछें। हमारे जानने वालों में सर एक लड़का है, वो 23-24 साल का, उसने अपनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन कर ली है, 1 साल हो गया है जी। लेकिन अभी पिछले 1 साल से उसने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, वो अपने कमरे में बंद रहता है और किसी से कोई बात नहीं करता, और उसकी कोई एक्टिविटी नहीं है आउटर वर्ल्ड से, एक्सेप्ट कुछ हो उसके मोबाइल में अगर रिचार्ज होता है तो कुछ वो नेट सर्चिंग कर लेता है, बट उसे अपडेट रहते हैं दुनिया के बारे में, बट वो बात नहीं करता फैमिली वालों से, पेरेंट्स से, किसी से भी। सिंपैथी दोनों ट्राई कर लिया
और उससे जानने की कोशिश करी क्या तकलीफ है, या उसको डॉक्टर के पास कन्विंस हम नहीं कर पाए हैं फैमिली मेंबर, तो वो अग्रेसिव हो जाता है ज़्यादा कुछ पूछने पर कि भाई मेरे बारे में आप न पूछो और मैं जो कर रहा हूँ मुझे करना होगा कर लूँगा, मेरे से कोई हमदर्दी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है। और बीच में एक आध इंसिडेंट कुछ फैमिली में कोई फंक्शन हुए तो उसमें उसने काफ़ी नॉर्मल सा 1-2 दिन के लिए बिहेव किया, लोगों से मिला, उसके बाद फिर अगेन उसने अपनी पोजीशन रिगेन कर ली और वो अभी ऐसे ही चल रहा है। तो ये एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये क्या है, और डॉक्टर के पास हम उसको ले नहीं जा सकते, और काफ़ी हेल्दी और यंग लड़का है, उसको ज़बरदस्ती ऐसे भी नहीं की जा सकती है, तो क्या किया जाए? 2 बातें आपने बताई। एक तो ये जो आपकी जान पहचान में जो लड़का है 23-24 वर्ष का युवक, इसने अपने आप को आइसोलेट कर रखा है, किसी फंक्शन में गया तो बिल्कुल सामान्य व्यवहार था लेकिन घर में हिंसात्मक होता, ये आपने बताया। हरीश जी यही बात है? हाँ, लेकिन अभी तक किसी विशेषज्ञ को नहीं दिखाया गया है वो, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो घर से बाहर नहीं निकलता है, कन्विंस नहीं होता है, बात नहीं करता। उसको कोई कारण पता चला आप कि कब से ऐसा हुआ? वजह आपने 1 साल तो बताया, लेकिन हाँ, वहां कोई घटना कोई थी ऐसी घटना? मतलब वो चूंकि जब वो अपना इंजीनियरिंग पढ़ने घर से बाहर गया हुआ था, कहीं मतलब रहता था किन्हीं के रिलेटिव के साथ में, तो नॉर्मली पहले शुरू के वो 4 साल वहाँ पर रहा है, तो शुरू में कोई ऐसी दिक्कत नहीं, धीरे धीरे कुछ छोटे बच्चों के साथ कुछ ऐसे जो होता है मिसअंडरस्टैंडिंग तरह की होगी, उसने डांट दिया, तो फैमिली मरने का भाई तूने बच्चों को क्यों डांट दिया, किस हद से डांटा। तो शायद हमें लगता है दूसरों को कि ऐसा उसको एक कोई वो लगा, मतलब जो है जिसको होते हैं थोड़ा सा, चूंकि वो काफी सेंसिटिव है और अच्छा था पढ़ने में, सेंसिटिव बेसिकली है काफी। एक तो ये है मतलब। ठीक है हरीश जी। डॉक्टर निमेश देसाई जिस हद तक संभव है ऐसे टीवी वार्तालाप के दौरान निदान करना, उस हद तक ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरी संभावना है उस 23-24 साल के व्यक्ति को मानसिक बीमारी है। जो स्ट्रॉन्ग सिम्पटम कॉम्प्लेक्स मैंने समझा वो है सोशल आइसोलेशन, अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, बिल्कुल किसी सोशल इंटरेक्शन से अपने आप को दूर कर लेना। मैं हरीश से ये कहना चाहूंगा कि लेकिन किसी कार्यक्रम में कभी जाता है तो शामिल हुए तो वहां बिल्कुल सामान्य। हाँ, यहाँ एक मुद्दा मैं संजीव जी ये भी आपके और आपके जरिए सब तक पहुंचाना चाहूंगा कि मानसिक बीमारियों का जो सिम्टम का लेवल है वो शायद हमेशा एक सारे ये भी नहीं संभव है। जैसे हम सब में वेरिएशन हो सकती है, मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति है उसमें भी सिम्टम्स में थोड़ी वेरिएशन हो सकती है, उसके खुद की इच्छा शक्ति से या हालात से। तो हम उससे ये गलतफहमी भी ना करें कि उसको मानसिक रोग नहीं है, जो मोटे तौर पे स्थिति बताई इन्होंने। अब इनकी समस्या है समाधान पहुंचाने की। वहां 3 बातें मैं समझता हूं। समझा बुझा के किसी प्रकार थोड़ा सा परसुएशन करके व्यक्ति को अस्पताल तक या मनोचिकित्सक तक पहुंचाया जा सके। अगर वो न जाए, न हो सके तो दो ही है। देश का कानून और कानूनी ढांचा अभी ये कहता है कि फिर पुलिस की मदद लेना होगी, पुलिस और कोर्ट की मदद से उसको इलाज तक पहुंचाना पड़ेगा। जाहिर है सामाजिक पारिवारिक रूप में ये रास्ता हमें बहुत पसंद नहीं आता है अक्सर, लेकिन यहाँ हमें ये भी गौर करना होगा, और जो हम तक बात नहीं कर पाए, कि अगर संशय हो मानसिक बीमारी का और उस संशय की बिना पर अगर कोई व्यक्ति या परिवार के सदस्य किसी व्यक्ति को जबरदस्ती करके खुद ले जाते हैं तो एक कानूनी ह्यूमन राइट्स नैतिक इश्यू भी बन जाता है। तो एक एथिकल और लीगल फ्रेमवर्क बना हुआ है अलग अलग देशों में। हमारे देश का कानूनी ढांचा अभी सिर्फ ये प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन यहाँ भी एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली राज्य में और दक्षिण भारत के 2-3 राज्यों में एक और इनोवेशन है जो 2-4 साल से उपलब्ध है। दिल्ली में इसको कहते हैं मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट। इनका फोन हरियाणा से था। हाँ, तो हरियाणा में शायद ये हो ना पाए, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ये संभव है कि एक मेडिकल टीम उस कानूनी ढांचे के तहत जाके घर पे जाके उस व्यक्ति का असेसमेंट करके उसको इलाज तक ले आएगी। तो ये संभव है कि आने वाले सालों में होगा और मोबाइल मेंटल हेल्थ यूनिट्स होने लगी हैं। जी, फिलहाल सौरभ जी हैं उत्तर प्रदेश से। सौरभ, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी, मेरी सिस्टर हैं, उनको बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, BPAD 2002 या 3 से जी। तो उनको ये प्रॉब्लम है कि उनको 2 फेज आती है, डिप्रेशन की और मैनिया की, साल में लगभग 2-3 बार। तो उनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो तब से अभी तक 2003 से लगातार चल रहा है। तो उनको लिथियम कार्बोनेट दी जाती है सुबह शाम 400 मिलीग्राम में जी, और भी कई दवाएं हैं,
तो मेरे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन हैं। एक तो कई लोगों ने हमें ये बताया कि इसका जो ट्रीटमेंट है लगभग लाइफ लॉन्ग चलेगा जी। दूसरा ये है कि लिथियम कार्बोनेट जो है वो किडनी को डैमेज करती है, तो इसके बारे में जानना है। तीसरा ये है कि क्या हायर सेंटर पे कुछ अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है इसका, और थोड़ा ये बीमारी मतलब सही दवा खाते हैं तो कुछ हद तक कंट्रोल रहती है। डिप्रेशन और मैनिया की जो फेजेस होती हैं वो कुछ आती है लेकिन आती जरूर हैं जी। तो इसका ट्रीटमेंट मतलब बिल्कुल क्योर होना पॉसिबल है या अच्छी जगह जाने से कुछ अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है? और दूसरा सबसे जो मेन क्वेश्चन है, अभी जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है वो ये मैनिकार्ब है, एक लिथियम कार्बोनेट 400 mg में सुबह शाम, और ये लोराज़ेपाम और ये मेट्राजेपाइन करके टैबलेट्स चल रही हैं, तो ये क्या सही चल रहा है इतने समय से ट्रीटमेंट? जी सौरभ जी, आपके सभी सवाल विशेषज्ञ ने सुन लिए हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर सागर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा सौरभ जी का, इन्होंने बड़ा ये जो सवाल जो पूछे और जो बताया है ये आम लोगों के ही हमारे क्लिनिक में यही सवाल होते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोटोटाइप है जो जिसके जरिए हम जो बाकी भी पीड़ित हैं इस रोग से उनको ये देना चाहेंगे। देखिए बिल्कुल सही कहा, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, उनको कहा कि डिप्रेशन और मैनिया के फेज आते हैं, बिल्कुल सही, और उसमें ऐसा ही होता है। डिप्रेशन का मतलब उदासी के फेज जो 2 हफ्ते से ज़्यादा है, मैनिया जहाँ पे तेज़ी है, ज़्यादा बातचीत करते हैं, वो 1 हफ्ते से ज़्यादा है, तो वो बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है। तो ये बिल्कुल सही उन्होंने बताया। और ये एक सीवियर, जैसे डॉक्टर देसाई ने बताया कि सीवियर मेंटल मॉर्बिडिटी उसको कहा जाता है, गंभीर समस्या है ये। जैसे बताया कि ये 2003 से सिस्टर को प्रॉब्लम है ये, और तब से इलाज चल रहा है, और लिथियम कार्बोनेट की दवा दे रहे हैं जी। और बिल्कुल सही कहा कि इसकी जो दवा है वो हम ये नहीं कहेंगे कि पूरे जीवन भर चलेगी, क्योंकि अगर है भी तो इससे इतना परहेज नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, वो तो जीवन भर चलती है आपकी दवा, है ना। तो अगर है भी तो इतना ज़्यादा उस चीज़ से इतने ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन हम ये कहेंगे लंबे वक्त तक चलेगी। अभी तो ये है। देखिए इलाज में ये बहुत ज़रूरी है, इस माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे। अक्सर क्या होता है कि किसी को मानसिक रोग है और वो दवाइयाँ शुरू की और वो ठीक हो गया, तो क्या होता है कि अक्सर वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब मेरा रोग ठीक हो गया है और अब मुझे बंद कर देनी चाहिए, जो कि गलत है। कहने का मतलब है जो दवाइयाँ हैं एक तो उस फेज को ठीक करती हैं, और एक जिसे हम कहते हैं प्रोफाइलैक्टिक, कहने का मतलब आने वाले एपिसोड को रोकेगी। आने वाले मान लीजिए डिप्रेशन और मैनिया के जो फेजेस हैं उसको रोकने के लिए होता है। तो कहने का मतलब है कि दवा जो दी जाती है उस फेज को, उसके लिए ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर वक्त के लिए, और ऑल्सो आने वाले वक्त को रोकने के लिए भी। और कोई भी दवा ऐसे ना बंद करें जब तक डॉक्टर ना कहें। डॉक्टर सागर, इन्होंने 4 चीजें पूछी। पहला कि क्या अभी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही है? क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? हम वही बता रहे हैं कि देखिए ये जो लिथियम कार्बोनेट जो दवा ले रहे हैं ये काफ़ी पुराना ट्रीटमेंट है। हालांकि आज के दौर में और भी दवाइयाँ आ गई हैं और वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, मगर फिर भी ये सबसे पुराना और टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है लिथियम कार्बोनेट जो ले रहे हैं। लेकिन और भी दवाइयाँ हैं, और लेकिन जहाँ तक किडनी की बात है, क्योंकि डॉक्टर जब ये दवा लेते होंगे तो 2-3 टेस्ट बताते होंगे, उनमें से किडनी का भी टेस्ट होता है और वो रेगुलरली कराना होता है। किडनी हो गया, थायराइड हो गया, ये सब टेस्ट हैं जो रेगुलर, खासकर लेडी हैं तो उनके लिए थायराइड का टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि लिथियम के साथ ज़रूरी होता है हर 6 महीने में, साल में 1 बार कराने का, तो वो कराते रहें। और लेकिन टेस्ट कराते रहें, अपना जो है डॉक्टर से मिलते रहें। लेकिन हायर सेंटर की जहां बात है, देखिए कुछ और दवाइयां ज़रूर आ गई हैं, मैं ज़रूर कहूँगा कि ऐसी दवाइयां और भी हैं, लेकिन वो तभी चेंज होंगी अगर वो उससे उनका सिम्टम क्योर पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है या बार बार एपिसोड्स हो रहे हैं, तब वो दवा की ज़रूरत होगी। और अदरवाइज चाहे तो कंसल्ट कर सकते हैं, बेसिकली उसके साइड इफ़ेक्ट्स को पूरा देखने के लिए कुछ टेस्ट करा के, अदरवाइज जो है ट्रीटमेंट ठीक है बाय एंड लार्ज। हमारे दर्शकों के बहुत ईमेल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं डॉक्टर निमेश देसाई, और ज़्यादातर इस बात को लेकर हैं कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर है या तनाव है या डिप्रेशन है। मंजीत कौर जो यही बात जो अभी डॉक्टर सागर हमारे एक दर्शक के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, मंजीत कौर, इनकी बेटी 22 वर्ष की है, 4-5 वर्षों से डिप्रेशन के लिए दवाई खा रही हैं वो,
मंजीत जी जानना ये चाहती हैं कि क्या इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, तो उसके बजाय दवाई छोड़कर अब क्या बिहेवियरल थेरेपी ना शुरू करें जो सस्ती भी है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये मुझे पूरा विश्वास है डॉक्टर विभा सहमत होंगी। बैंक अकाउंट में आइदर और जो होता है वो नहीं ज़रूरी यहाँ पे कि दवाई या बिहेवियर थेरेपी या दवाई या काउंसलिंग। हम चाहेंगे यहाँ जॉइंट अकाउंट, दवाई के साथ साथ बिहेवियर थेरेपी या काउंसलिंग या जो भी साइकोथेरेपी है वो दोनों अगर हो, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हर मानसिक रोग के बारे में ये अनुसंधान बहुत क्लियर है कि दवाई या बिहेवियर थेरेपी या साइकोथेरेपी अकेले मिलने के मुकाबले अगर दोनों साथ हो तो जो फायदा है, जो आराम है वो और बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो आपने आखिरी मुद्दा कहा कि हम इसको आइदर और ना समझ के जॉइंट वेंचर और जॉइंट इनिशिएटिव समझें तो सबके लिए अच्छा होगा। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसे आपने सही वजह फरमाया, बहुत सारे ईमेल्स होंगे। जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इनको इसीलिए कहा गया है आम मानसिक बीमारियां। माफ कीजिए, वापस उसी बात पे लेके चलते हैं। जॉइंट अकाउंट की आपने बात की, चलिए जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन जीवन भर जॉइंट अकाउंट नहीं चलाना चाहते। उस पे आता हूं। एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारी के लिए, या जैसे डॉक्टर राजेश सागर कहे थे बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी, हम लोग इसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट नहीं कहते। हम कुछ सेंटर्स में एटलीस्ट हम कहते हैं जैसे लंबे अरसे का इलाज है, इनडेफिनेट ट्रीटमेंट है। लाइफ लॉन्ग और इनडेफिनेट में फर्क हो गया। ठीक, फर्क यह है कि इनडेफिनेट में डॉक्टर और मरीज और परिवार मिलके 5 या 7 साल के इंप्रूवमेंट स्टेबल के बाद मिलके वार्तालाप कर सकते हैं कि क्या दवाई बंद की जा सकती है। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट मिसाल मैं ये देना चाहता हूँ, जो डॉक्टर सागर ने भी पहले कही थी, हिंट किया। हम अक्सर गलती ये करते हैं, बहुत ब्रॉडली देखा जाए, एक्यूट मेडिकल इलनेसेस है, इन्फेक्शंस हैं, वहाँ कोर्स होता है। एंटीबायोटिक का हफ्ते का कोर्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस का 3 महीने का या 9 महीने का कोर्स हो गया। लेकिन बहुत सारी जो क्रॉनिक डिजीजेज है, न सिर्फ मानसिक बीमारियां, शारीरिक स्वास्थ्य की भी बहुत सारी लंबे अरसे की जो बीमारियां हैं, आर्थराइटिस से लेके अस्थमा से मानसिक बीमारियां और बतेरी, वहां कोई कोर्स नहीं है। हम गलतफहमी ये करते हैं, अक्सर हमें मतलब 1000 में से शायद 1000 व्यक्ति या परिवार आके पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब मैं दवाई बंद कर दूं तभी तो आपका इलाज सफल हुआ। देखिए, दवाई खाना किसी को अच्छा नहीं लगता, नहीं लगता, कोई दवाई नहीं खाना चाहता। लेकिन हमारा ये कहना होता है कि अगर, और अक्सर हम सफल होते हैं, हमारा विश्वास है कि हम जो पूरा दूसरा मॉडल है इन्फेक्शियस डिजीज का वो लेके चल रहे हैं कोर्स का, इसलिए हम परेशान होते हैं। जैसे जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं और सफल होते हैं परिवार को और व्यक्ति को समझाने में कि अगर मैं दवाई खा के इलाज करवा के, दोनों जॉइंट अकाउंट वाला इलाज करवा के अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे तो उससे मुझे असंतोष क्यों हो। जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं उसमें मॉडल यही लागू होगा कि लंबे अरसे का इलाज चले, इलाज की बदौलत मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे। ठीक है, मैं दवाई बंद करूं तभी अगर ठीक हूं तो मैं इलाज को सक्सेसफुल समझूं, ये मॉडल गलत हो जाता है सारी क्रॉनिक डिजीजेस में, खासकर मानसिक बीमारी। जी, तो दवाई नियमित रूप से लेना जरूरी है और बिना विशेषज्ञ की सलाह पर अगर लक्षण चले भी जाते हैं तब भी दवा बंद न करें, ये हमारे विशेषज्ञ बता रहे हैं। फिलहाल दिल्ली से विकास जी हैं फोन लाइन पर, आपका स्वागत, सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरी वाइफ को अभी ना 2 महीने डिलीवरी को हुए हैं जी, तो उनको 1 महीने पहले ना सिम्टम्स चेंज हो गए उनके, अचानक ही नींद नहीं आना, अपना आप ही काम करना बंद कर दिया, कुछ भी इच्छा नहीं है उनकी। तो मेरा यहाँ पे RML में ट्रीटमेंट चल रहा है जी पिछले 15 दिन से 20 दिन से। तो कोई अभी अचानक उनको गुस्सा आ जाता है जी, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मेरी बेटी अभी 2 मंथ की है, तो क्या मैं उसको माँ का दूध पिलाना ठीक रहेगा या नहीं? जी, बहुत ही अहम सवाल है डॉक्टर सागरन का। बिल्कुल, देखिए डिलीवरी के बाद अक्सर वो पीरियड है क्रिटिकल होता है, कुछ डिलीवरी के बाद 6 महीने तक सिम्टम्स होते हैं जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है, विदेशों में बहुत ज़्यादा होता है, हमारे देश में भी होता है। जैसे बताया कि 2 महीने की बेटी और सिम्टम्स है और कंसल्ट किया, बहुत अच्छी बात है, कंसल्ट किया है और जैसा लगता है मुझे कि डिप्रेशन के ही सिम्टम्स होंगे। और मैं यही कहूँगा कि डॉक्टर जिन इलाज कर रहे हैं उनसे ज़रूर पूछें कि
अक्सर ये होता है कि कुछ दवाइयां हैं जहां पे अवॉइड करना होता है लैक्टेशन, दूध पिलाना, लेकिन डॉक्टर से ज़रूर मिलकर इसका तय करें कि कौन सी दवा ले रहे हैं, तभी वो बता पाएंगे कि उसमें ब्रेस्टफीड कराना है या नहीं कराना है। क्योंकि ये नॉर्मली तो होता है ब्रेस्टफीड होना चाहिए, क्योंकि उससे उसके अपने अलग फ़ायदे हैं, लेकिन अगर कोई भी देखिए दवा देने का रिस्क बेनिफिट रेशियो है, अगर उसका बेनिफिट ज़्यादा है तो दवा दी जाएगी, अगर कोई बेनिफिट होगा तभी दवा मिल रही है, उसके बदले में कुछ जो है चीजें हैं जो प्रिकॉशन लेने हैं वो उनको लेने पड़ेंगे। तो एक बार अपने विशेषज्ञ से संपर्क करके ये जान लें कि क्या स्थिति में ब्रेस्ट फीड करवाया जा सकता है। फिलहाल टोटल हेल्थ में ये समय है सेगमेंट हेल्थ पहेली का। एपिसोड 595 का सवाल था कि इनमें से कौन सी समस्या अक्सर वृद्धावस्था के कारण नहीं होती। 4 ऑप्शंस आपके पास थे। सही जवाब है ऑप्शन डी, जरूरी चीजें भूलना और बातें भूलने लगना। ये समस्या अक्सर नहीं होती है वृद्धावस्था के कारण। कौन बने हैं इस पहेली के लकी विजेता, ये जानने से पहले देख लेते हैं क्या सवाल है आज की हेल्थ पहेली में। आपको बताना है कि आमतौर पर मानसिक रोग वाले व्यक्ति के साथ इनमें से क्या करना उचित नहीं है। ऑप्शन ए सही इलाज, ऑप्शन बी सकारात्मक और आदरपूर्ण व्यवहार, या फिर ऑप्शन सी उसे अकेले या अलग रखना। आप अपने जवाब हमें 2 हफ्तों तक भेज सकते हैं। हमारा पता है टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज, रूम नंबर 505, टावर बी, दूरदर्शन भवन, मंडी हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, न्यू दिल्ली 110001, या ईमेल कर सकते हैं totalhealth@ddnews@gmail.com पर। तो आप भी इस पहेली का सही जवाब हम तक भेजकर शामिल हो सकते हैं हमारे हेल्थ क्विज कॉन्टेस्ट में। कौन बने हैं एपिसोड 595 के लकी विनर, ये हमें बताने वाले हैं डॉक्टर राजेश सागर, जिनके सामने मौजूद हैं सारी करेक्ट एंट्रीज जो आपसे हमें मिली हैं। डॉक्टर सागर, इनमें से आज के एक लकी विनर कौन है आप बताएं। धनपीत कौर, केंद्रीय विद्यालय पंचकुला, हरियाणा। मैं उनको बधाई देता हूँ जी। और इनको बधाई के साथ अब हम शुरू करते हैं रैपिड फायर, संक्षिप्त सा रैपिड फायर। और पहला सवाल डॉक्टर निमेश देसाई आपको, मानसिक रोग के लक्षण इनमें से कौन से होंगे? चिड़चिड़ापन, हिंसात्मक व्यवहार, या अपने में खोए रहना? ये सारे और इनके अलावा बहुत सारे अलग अलग बीमारियों के मुताबिक। जी जी। डॉक्टर राजेश सागर, असमंजस में रहना, भ्रम में रहना और बातें भूलना, क्या ये मानसिक रोग के लक्षण हो सकते हैं? हो सकते हैं, बशर्ते उनके साथ और भी लक्षण हो। डॉक्टर विभा, अधिक थकान, रिश्तों में अनबन और काम में लगे रहना, इनमें से कौन सा लक्षण मानसिक रोग या मानसिक समस्या का हो सकता है? शुरू के जो 2 लक्षण आपने कहे वो अधिक थकान और रिश्तों में अनबन। थकान और रिश्तों में अनबन, काम में लगे रहना, ऐसा लक्षण नहीं होगा। डॉक्टर देसाई, मानसिक रोगी को अलग रखना ही बेहतर है। सरासर गलत। डॉक्टर राजेश सागर, सभी मानसिक रोगी हिंसात्मक हो जाते हैं? नहीं, गलत। डॉक्टर विभा, खुश रखने और सिर्फ बातचीत करने से ही हर मानसिक रोगी को ठीक किया जा सकता है? जी नहीं। डॉक्टर निमेश देसाई, किसी व्यक्ति को मनोरोग विशेषज्ञ के पास कब ले जाना चाहिए? अगर उस व्यक्ति को खुद महसूस हो जरूरत, या परिवार या मित्रगण को लगे कि इलाज की या निदान की जरूरत है। डॉक्टर सागर, मनोरोग में विशेषज्ञ की क्यों जरूरत होती है? क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस प्रकार से है जो उसको समझ सके और वो उसका इलाज जो है ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और जैसे कुछ दवाइयों से या जो वैज्ञानिक तरीके से इलाज हो सकता है, तो वो उसके लिए उसकी ज़रूरत है। जी। डॉक्टर विभा, क्या ये मनोरोग सिर्फ इंतज़ार करने से ठीक नहीं हो सकते? जी बिल्कुल नहीं, सही समय पर इसको डॉक्टर के पास ले जाना और सही इलाज बहुत ही ज़रूरी है। डॉक्टर निमेश देसाई, जो लोग ज़्यादा सोचते हैं उन्हें ही मानसिक रोग होते हैं? उन्हें संभावना ज़्यादा हो लेकिन उन्हें ही होते हैं, ये बिल्कुल गलत होगा। डॉक्टर राजेश सागर, ज़्यादा संवेदनशील जो व्यक्ति होते हैं और जो ज़्यादा भावुक होते हैं, क्या वो मानसिक रोगों का जल्दी शिकार बन जाते हैं? जैसे वो एक रिस्क में रहते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि उनको हो। वो एक रिस्क है, जो भावुक होते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है। डॉक्टर विभा, जो अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट हो और चुपचाप रहते हो, उन्हें मानसिक समस्याएं घेर लेती हैं? जी ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ये तो पर्सनैलिटी का एक टाइप है, किसी को भी हो सकती हैं मानसिक समस्याएं।
अब हम चाहेंगे आप लोग थोड़ा विस्तार से और जो बात आप संदेश के माध्यम से भी कहना चाहें वो अपनी बात भी इसमें शामिल करें। डॉक्टर विभा, आपसे शुरुआत करते हैं इस राउंड की। क्या मनोरोगों के विषय में अब भी जागरूकता काफ़ी कम है? जी बिल्कुल, हम अगर अपने देश की बात करें तो यहाँ पर अभी भी मानसिक रोगों के विषय में जागरूकता वाकई बहुत कम है। और जैसा कि हम आमतौर पर देखते हैं, इवन अपने मरीजों में भी आज भी मानसिक रोगों के लक्षण पहचानने में लोग बहुत समय लगाते हैं, और अगर कुछ लक्षण दिखाई भी देते हैं तो उनके लिए पहला जो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है हमारे देश में, वो अभी भी अक्सर कहीं फेथ हीलिंग के लिए जाना, जिसको हम कहते हैं झाड़ फूंक, या लोगों से सलाह लेना, या लोगों को लगता है कि कुछ समझा बुझा के घर में बड़ों से बात करके ठीक हो जाएगा या इंतज़ार से ठीक हो जाएगा। अक्सर लोग मानसिक विशेषज्ञों तक पहुंचने में बहुत देर लगा देते हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण शायद यही है कि जागरूकता की कमी है। लोग अभी भी पहचान नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर सागर, क्या किसी मनोरोगी के लिए सम्मान से जीना संभव है? किस तरह के कदम होने चाहिए? नहीं, बहुत संभव है, और सम्मान से जीने का उनको पूरा हक है, ये उनका राइट है। और इसीलिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, संदेश देना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो एटीट्यूड है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है, और हमारी जो सोच है एक मानसिक रोगी के प्रति, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, उसको बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको भी पूरा हक है एक सम्मान से जीने का। जैसे हम कहते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट है, एक मेडिकल साइड है, एक नॉन मेडिकल साइड है। अब नॉन मेडिकल में भी बहुत सारी चीज़ें जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती है, जैसे उदाहरण के तौर पे डिग्निटी उनमें से एक है, रिस्पेक्ट और इक्वालिटी, और उसका जो वातावरण है, जैसे क्लीनिनेस है, या जैसे उसको भी बाकी शारीरिक बीमारी का भी हक, इलाज लेने का उतना ही हक है। और बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जो अक्सर वो उनके साथ उनको वंचित कर देते हैं जो मानसिक रोगी होता है। तो कहने का मतलब यह है कि उनको भी डिग्निटी की ज़रूरत है, उनको भी सम्मान की ज़रूरत है, और हमारे जो नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है, वो भी एक बाकी व्यक्ति की तरह ही हैं, बाकी रोगी की तरह ही हैं, और हमें उनको कैसे उनको सपोर्ट करना है ये बहुत ज़रूरी है। और ये जो दायित्व है ये पूरे समाज का, सभी प्रोफेशनल का और सभी का है। और इसीलिए ये थीम जो है डिग्निटी इन मेंटल हेल्थ का मतलब ये है, क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत ये व्यक्ति अब्यूज़ का शिकार होते हैं, उनके साथ वायलेशंस होते हैं, उनके साथ मारपीट होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको कई जगह पे कपड़े ठीक नहीं मिलते हैं, उनको कहते हैं उनको खाने को नहीं पूरी तरह से मिल पाता है, उसके साथ उनके बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। तो हमें सोचना है कि कैसे हमें अपने सोच को बदलें, एटीट्यूड हम अपना पॉजिटिव रखें, और वो भी एक व्यक्ति है, और उसी तरह से हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। जी, डॉक्टर निमिष देसाई, इन मानसिक रोगियों का जो इलाज है वो भी मान सम्मान के साथ हो, क्योंकि इनको और भी शारीरिक बीमारियां होने का खतरा भी ज़्यादा होता है, तो मान सम्मान भी रहे और इनका इलाज भी उसके साथ हो, ये कैसे सुनिश्चित हो? मुझे पिछले कुछ मिनटों में विचार यह आ रहा है कि हम लोग टेलीविजन के माध्यम से ये वार्तालाप कर रहे हैं इतनी बड़ी जनता के साथ। उस तकनीकी विकास को हमने 20-30 साल में अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। पिछले 10 साल में मोबाइल टेक्नोलॉजी को हमने इतनी त्वरित गति से हिस्सा बना लिया। विज्ञान के कुछ क्षेत्रों में यह मानव जीवन का अभिशाप है कि मानसिक रोग या स्वास्थ्य के पूरे क्षेत्र में, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जो तकनीकी विकास या विज्ञान का विकास हुआ है, उसका लाभ आम जनता तक पहुंचने में इतना समय लगा देते हैं हम लोग। तो कुछ टेक्नोलॉजी और साइंस को हम जल्दी से कर लेते हैं और इनको नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए होगा कि जो विकास, विज्ञान और विकास, जो तकनीकी विकास हुआ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खासकर मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। जी। इस तमाम जानकारी के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो बहुत ज़रूरत है जानकारी की, जागरूकता की और प्रयास करने की, जिससे मानसिक रोगियों को एक बेहतर जीवन मिल सके। और बहुत ज़रूरत है अपना नज़रिया बदलने की। प्रदीप जैन दीप का एक शेर है, वो ये कहते हैं कि खुशबू को आवाज़ लगाने से पहले बाग में कोई फूल खिलाना पड़ता है। अपना नज़रिया बदलें, मानसिक रोगियों का और मानसिक समस्याओं के साथ लोगों का जीवन मान सम्मान के साथ हो। अगले सप्ताह मैं और किरण लौटेंगे एक नए विषय के साथ टोटल हेल्थ में। तब तक के लिए नमस्कार।